गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेफरेंस सर्किल कंप्लीट कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कंप्लीट कर ली थी और टाइम इक्वेशंस कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलते हैं टाइम पीरियड इन एसएचएम। टी। सबसे पहली बात मैंने तुम्हें बताया था कि एसएचएम आपको दो टाइप के मिलेंगे ना, या तो लीनियर और या फिर एंगुलर। जैसे लीनियर में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया, और एंगुलर में पेंडुलम हो गया। ठीक है। अब दूसरी बात देखो, अगर तुम्हें एफ एक्स या ए एक्स, ये तो लीनियर के लिए हो गया। अगर मैं इसको एंगुलर कहूं तो एफ को टॉर्क रिप्लेस करेगा और एक्स को थीटा, ए को अल्फा रिप्लेस करेगा, एक्स को थीटा। ये एंगुलर हो गया। अगर तुम्हें ये इक्वेशन नोन है, ठीक है, इक्वेशंस गिवन है, तो फिर आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो। बस यू कैन फाइंड टी। अब कैसे देखो, अगर मान लो मैं एफ एक्स की बात करूं या फिर टाउ थीटा की बात करूं, तो तुम्हारी इक्वेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स या टाउ इक्वल टू माइनस के थीटा टाइप। बताओ। बता गोपी। अगर मान ले मैं एफ एक्स की बात करूं या टाउ थीटा की बात करूं, क्यों? तो वो बता, इस टाइप की इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। बताओ, जो है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स और या फिर एफ इक्वल टू माइनस के थीटा। क्यों? इस टाइप की इक्वेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बता। ठीक है। अब अगर इस टाइप की इक्वेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। और अगर वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस नहीं है तो फिर पूछेगा ही नहीं तुमसे, तो तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होना। तो इस टाइप की इक्वेशन तुम्हें मिलनी चाहिए। और अगर ये मान लो ये इक्वेशंस तुम्हें गिवन है, तो फिर तो सीधे सीधे है ना। देखो, सिंपल सी बात कि टी इक्वल टू 2 पाई रूट m/k कर देना, या अगर वो एंगुलर वाला केस है तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्यों? I/K हो जाएगा। बस हो गया। समझ में आई बात? कि अगर तुम्हें एफ एक्स या टाउ थीटा इक्वेशन दे रखी है तो वो इस टाइप की होनी चाहिए, केवल तभी एसएचएम होगा। अदरवाइज फिर एसएचएम होगा ही नहीं। और एसएचएम होगा नहीं तो तुमसे पूछेगा भी नहीं। और इस टाइप की इक्वेशन में मैंने तुमसे कहा कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट m/k। और अगर मान लो वो एंगुलर वाला है तो 2 पाई रूट I/K हो जाएगा। अब चलते हैं ई एक्स वाली। ए एक्स या एल्फा थीटा, ये भी कुछ इस टाइप से होनी चाहिए ना, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इस टाइप की होनी चाहिए। क्यों? और अगर मान लो इस टाइप की गिवन है तो फिर टाइम पीरियड कैसे निकालोगे?
तो आप ये देखो कि ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो जरा देखना, अंडर रूट ऑफ ए अपॉन एक्स आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा देखो। और लगा दिया मैंने माइनस को हटाने के लिए। क्यों गोपी? ये बता, ओमेगा इक्वल टू रूट ए बाई एक्स आ रही है कि नहीं आ रही है, बता, जो मॉड के साथ में जो है। ये हो गया। और ओमेगा हम जानते हैं कि वो 2 पाई अपॉन टी होता है, क्यों? 2 पाई अपॉन टी होता है। इसका मतलब टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बन गया, वो तो जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई रूट एक्स अपॉन ए, क्यों? ये कह लो। या अगर वो एंगलर होता तो फिर 2 पाई रूट एक्स की जगह वो थीटा हो जाता, थीटा अपॉन अल्फा हो जाता। या और मैं इस पे स्पेसिफाई करूं तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सलेशन, हो गया, बस हो गया। बता गोपी, समझ में आई बात नहीं आई? बताइए समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर तुझे एक्सलेशन वाली इक्वेशन दे रखी है तो ऐसे निकलेगा, और अगर फोर्स वाली इक्वेशन दे रखी है तो फिर तू इस टाइप से फाइंड करेगा, बस हो गया जो है। ये कर ले। कोई डाउट? अब जरा ये वाला देख ले, स्लाइड देख ले, समझ में आ ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ए एक्स या अल्फा थीटा इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, देख। यहाँ से देख ले, यहीं से तेरे को समझ में आ जाएगा, स्लाइड देख ले तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, पिछले वाला ये देख ले। हो गया। और जरा ये वाला देख, ए एक्स या अल्फा थीटा इस टाइप की होनी चाहिए। यहाँ से देख, ये हो गई, बस हो गई जो है। समझ में आया गोपी? लेकिन मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से है, जो भी हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से है बेटा जो है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हमारा फ्रॉम मीन पोजीशन है, बस हो गया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, कि मान लो ये है, हाँ, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं। ये मान लो ओरिजिन है, ये 2 कोऑर्डिनेट है, और ये 10 कोऑर्डिनेट है, और इसके बीच में 6 है। ये मान लो मीन पोजीशन है। और सपोज करो जिस समय ये 8 पे था, हाँ, इतना तो पक्का है ना, एक्सेलेरेशन इधर को होगा, क्यों? नहीं होता, एक्सेलेरेशन इधर को होगा। और एक्सेलेरेशन मान लो तुम्हें दे रखा है माइनस होगा, हाँ, -10 दिया हुआ है मान लो। और मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, 2 पाई रूट एक्स अपॉन ए का मॉड निकालना है। अब जल्दी से बता, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एक्स कितना लिखूं बता? एक्स कितना लिखूं? हाँ, 2 लिखूंगा। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन करना है, क्यों? ये 2 आ गया। और यहाँ पे ए कितना लिखूंगा मैं? ए को लिखूंगा 10। हाँ, तो इसका मतलब ये आ गया 2 पाई अपॉन √5। इतना सेकंड हो गया बस। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर तुम्हें फोर्स इक्वेशन दे रखी है या फिर एक्सेलेरेशन इक्वेशन दे रखी है तो तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। ठीक। अब क्या है देखो,
अगर फोर्स या एक्सीलरेशन इक्वेशन, फोर्स या फिर एक्सीलरेशन इक्वेशन नहीं दे रखी है, ठीक है, नॉट गिवन, तो फिर यहां तक पहुंचने की आपके पास दो मेथड्स हैं बेटा, ठीक है। तो आपको फिर यहां तक पहुंचने की दो मेथड्स हैं, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो भी समझ में आया कि अगर मान ले, गुड इवनिंग उज्जवल, अगर मान ले फोर्स या एक्सीलरेशन इक्वेशन दे रखी है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फोर्स या एक्सीलरेशन इक्वेशन नहीं दे रखी है तो फिर वहां तक पहुंचने की आपके पास दो मेथड्स हैं। उज्जवल तू एक काम कर सकता है, इसका स्नैपशॉट ले ले बेटा, जो है ये दो स्लाइड्स का, अब रिपीट तो मैं कर नहीं सकता इसका, और इसका, इन दोनों का स्नैपशॉट ले लो। सर लास्ट पेज ऊपर। यस सर, डन। ये भी कर लिया, यस सर। ठीक है। अब अगर फोर्स या एक्सीलरेशन इक्वेशन नहीं दे रखी है तो मैंने तुमसे कहा वहां तक पहुंचने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड वन, इसको कई बार मैं फोर्स या टॉर्क मेथड भी कह देता हूँ, फोर्स या फिर टॉर्क मेथड। ये फोर्स अपॉन टॉर्क मेथड नहीं है, ध्यान रखना, ऑब्लिक है उधर, फोर्स अपॉन ऑब्लिक टॉर्क मेथड। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है ना, आप मीन पोजीशन फाइंड कर लो बेटा। मतलब तुम सबसे पहला फाइंड मीन पोजीशन कर लो। अब तुम मीन पोजीशन को कैसे पहचानोगे, उसके मैंने कई तरीके बता रखे ना, जहां पे फोर्स जीरो हो, जहां पे एक्सीलरेशन जीरो हो, याद आ गया, और जहां पे वी या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, या फिर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, क्यों। तो कई तरीके हैं मीन पोजीशन को पहचानने के, क्यों। तो सबसे पहला स्टेप तो होगा मीन पोजीशन, लेकिन यहाँ पे एक नोट वाली बात है, कई सारे केसेस में मीन पोजीशन ना तुम्हें पहले से पता होगी, तो फिर ये स्टेप बच जाएगा तुम्हारा, जो है, ठीक है। इन सम केसेस मीन पोजीशन इज ऑलरेडी नोन। जैसे बता देता हूं, देखो, मान लो हॉरिजेंटल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, हॉरिजेंटल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो इसकी जो नेचुरल लेंथ होगी यहाँ पे, वही इसकी मीन पोजीशन होगी ना, बता। हॉरिजेंटल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन होगी कि नहीं होगी, बता, जो है, ठीक। अब इसको तुम किस एंगल से कह सकते हो, कई तरीके हैं, तुम कह सकते हो भाई यहाँ पे फोर्स जीरो हो रहा है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, और वही मिनिमम है, क्योंकि किसी भी और जगह पे नहीं है, किसी भी और पॉइंट पे वो फिर ग्रेटर देन जीरो होगी ना, क्योंकि हाफ की एक्स स्क्वायर होती है, पता। उज्जवल समझ में आया कि नहीं आया। ओरिजेंटल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन होगी,
और उसके कई रीजंस हैं। वहां पे फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और मिनिमम है, क्योंकि किसी भी और पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ की एक्स स्क्वायर होगी। ठीक इसी टाइप से अगर मान लो वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, हाँ, तो थोड़ा ये खींचने के बाद मीन पोजीशन मिलती है इसको, क्यों नहीं है? इसमें भी हम जानते हैं ऑलरेडी कि खींचने के बाद हमारे को मीन पोजीशन आती है। मीन पोजीशन या उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं ना, बात एक ही है, क्यों इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वो कितना खींचने के बाद होती है? जहां पे के एक्स नॉट की वैल्यू क्यों इक्वल टू एम जी हो जाए, ये हो गया। और इसका तुम सिंपल रीजन क्या दे सकते हो? बिकॉज यहाँ पे फोर्स कितना है, इस जगह पे फोर्स कितना है बताओ, जो है जीरो है, ये भी क्लियर होगा। और इसी टाइप से मान लो पेंडुलम है, तो पेंडुलम में तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि इस जगह पे तुम्हें मीन पोजीशन मिलेगी। और उसका क्या रीजन दे सकते हो? बिकॉज तुम ये कह सकते हो चलो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। बताओ उज्जवल, समझ में आई बात नहीं आई? यस सर। सबसे पहला स्टेप होता है मीन पोजीशन फाइंड करने का, और मीन पोजीशन पहचानने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कई सारे केसेस में तुम्हें मीन पोजीशन पहले से क्या होती है पता होती है, तो उसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी की है। नोट कर लिया? ये बता। एक मिनट सर। मई का हमारा दिसंबर में हो जाएगा कोर्स कंप्लीट। तुम जनवरी से लेके मार्च तक जो भी हमने 11th में पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करो। और मेरी उसके बाद क्या करो, मेरी जो यूट्यूब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लेवल 1 जो सीरीज चल रही है उसके 11th के सारे टॉपिक्स देखोगे। उसके बाद अभी लेवल 2 भी आएगा, अभी लेवल 1 चल रहे हैं, फिर लेवल 2 भी आएगा, फिर लेवल 2 एंड इरोडो वाली सीरीज देख सकते हो, केवल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और जब भी फ्री टाइम मिलेगा तो मेरी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें से जितने क्वेश्चन तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो तुम जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने कर लो। और वो उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो भी है, समझ गए ना मेरे टेक्स्ट बुक की अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बच्चे मैनेज नहीं कर पाते बेटा जो है, तो वो जीरो भी हो सकती है। हाँ, मेडिकल वाले बच्चे को इरोडम नहीं करना बेटा जो है, तो तुम सिर्फ वहां पे पी, तब तो तेरे लिए थोड़ा और भी इजी है। तब तुम्हें कुछ नहीं करना, तब तो तेरे को पीवाई क्यू का केवल लेवल 1 करना है, बस हो गया, और तो कुछ नहीं करना। पीवाई क्यू का लेवल 1 जो मैंने क्लास में करवाए हैं वो, और टेस्ट, बस हो गया, और कुछ नहीं करना जो है। ठीक। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं वो इतना तो मस्ट है, जो जो भी मैंने क्वेश्चंस क्लास में लिए हुए, पीवाई क्यू सीरीज, इरोडोप सीरीज, और जो टेस्ट मैंने दिए हुए वो मस्ट हैं। उसके बाद जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो फिर अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने थ्रेशोल्ड के हिसाब से कर लो, बस हो गया, है ना। क्योंकि वो उसमें कुछ कह नहीं सकते, कुछ बच्चों का बेटा बहुत ज्यादा है, वो पता लगा वो भी किताब खत्म हो गई, वो कहेंगे अब कौन सी किताब करो जो है, ठीक है। तो वो फिर डिपेंड करता है बच्चे का। तो वो कुछ बच्चों के लिए हो सकता है वो चीज जीरो भी हो, लेकिन इससे पहले जो मैं कह रहा हूँ वो मस्ट है, उतना जरूर करना है। तो ये समझ में आ गया उज्जवल, नोट कर लिया ला? यस सर। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। अब तुम्हें क्या करना है कि बॉडी को ना मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। और कितने से डिस्प्लेस करोगे? बाई
एक्स अगर वो लीनियर एसएचएम है, और अगर एंगुलर एसएचएम है तो और थीटा कह लो। ये भी ठीक हो गया। तीसरा, अब वहां पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क फाइंड कर लो, बस हो गया। फाइंड एफ नेट और टाउ नेट इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन। अब वो किस टाइप का आना चाहिए, अपने आप ही आ जाएगा ना तुम्हारा जो है, वो किस टाइप का आना चाहिए, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का, या अगर वो एंगुलर एसएचएम है तो टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा टाइप का, इस टाइप का होना चाहिए, बस हो गया। तो एक तरीके से ये टाइप मिल गई तो आपका एसएचएम तो प्रूफ हो ही गया ना, फिर इसका मतलब एसएचएम प्रूव्ड हो गया। और फिर जो तुम्हारा टाइम पीरियड हुआ, अगर वो लीनियर एसएचएम है तो 2 पाई रूट m/k हो जाएगा, और अगर वो एंगुलर एसएचएम है तो 2 पाई रूट I/k हो जाएगा, बस हो गया। समझ में आया। सबसे पहले तुम मीन पोजीशन फाइंड करोगे। मीन पोजीशन को पहचानने के कई तरीके हैं, और कुछ केसेस में तुम्हें मीन पोजीशन ऑलरेडी पता होती है तो स्टेप 1 तो छोड़ ही दो। ठीक। उसके बाद तुम क्या करोगे, बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दोगे, लीनियर एसएचएम के केस में एक्स और एंगुलर एसएचएम के केस में थीटा। ये कोई जनरल वैल्यू है, एक्स और थीटा। अब तुम डिस्प्लेस्ड पोजीशन में नेट फोर्स फाइंड कर लो, बस हो गया। वो अपने आप ही तुम्हारा माइनस के एक्स या माइनस के थीटा टाइप का आ जाना चाहिए, बस हो गया। ये कह लेते हैं। तो ये तो मेथड 1 है। अभी एग्जाम्पल इसके एक साथ ही करेंगे। अब चलते हैं मेथड 2। इसको मैं एनर्जी मेथड कह देता हूं। इसमें तुम लोग क्या करते हो कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, ध्यान से देखना, जो स्टेप 2 था ना वहां पे, डिस्प्लेस्ड पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी में जितने भी पॉसिबल टर्म्स आ सकते हैं, पॉसिबल टर्म्स आ सकते हैं, उनके जनरल एक्सप्रेशंस लिख दो। दोबारा सुन लो। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी में जितने भी पॉसिबल टर्म्स हो सकते हैं, उनके जनरल एक्सप्रेशंस लिख दो। अब कौन कौन से आ सकते हैं देखो, मैं बताता हूं तुम्हें। एनर्जी में जो टर्म्स आ सकते हैं, एक तो पहली बात काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब काइनेटिक में दो आ सकते हैं मैक्सिमम, हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। और पोटेंशियल एनर्जी में अभी मैंने तुम्हें प्लस माइनस mgh कह लो और प्लस हाफ kx²। बताओ, इतने मैक्सिमम पॉसिबल टर्म्स आ सकते हैं। बताओ उज्जवल मैकेनिकल एनर्जी में मैक्सिमम अभी तक जो हमने पढ़े हैं उतने ही तो पॉसिबल आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, पता जो है, हाफ mv² प्लस माइनस I⍵² प्लस माइनस mgh प्लस हाफ kx², इतने आ सकते हैं। क्यों? ठीक। अब तुम जानते हो कि E की वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्यों? नहीं है पता? E की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब जो dE/dt होगा वो जीरो आना चाहिए। नहीं होता, dE/dt जीरो आना चाहिए। तो जैसे तुम dE/dt को जीरो पुट करोगे, तुम्हें ऑटोमेटिकली fx या टाउ थीटा इक्वेशन पता चल जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना दिया। ठीक। सो बाई पुटिंग
dE/dt equal to 0, you will get fx और टाउ थीटा इक्वेशन। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी में, जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आएगी, जितने भी पॉसिबल टर्म्स आ सकते हैं वो लिख, उनके जनरल एक्सप्रेशन। हाँ, अब सिंपल सी बात है कि E की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो dE/dt को जीरो होना चाहिए। तो जैसे ही आप dE/dt जीरो रखोगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने आप fx या टाउ थीटा इक्वेशन में चल जाओगे। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर चलेंगे एग्जाम्पल्स में। ये नोट कर लिया उज्जवल? सर एक मिनट। यस सर। चलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं देखो। सबसे पहली बात, मैंने तुमसे कहा केवल पॉसिबल टर्म्स लिखना है, बट ध्यान रखना है ऐसा नहीं सारे तुमने देखे तो सब लिख दिए। पॉसिबल टर्म्स लिखना है। जैसे पॉसिबल टर्म्स में क्या है देखो, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेशंस हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो फिर डू नॉट राइट प्लस माइनस mgs। समझ में आ रहा है भाई? हॉरिजॉन्टल में हो रहा है तो प्लस माइनस mgs क्यों लिखना है बेटा जो है। ठीक, इसी टाइप से अगर मान लो कोई स्प्रिंग तुम्हें नहीं दिख रहा है, मान ले तुम्हें कोई स्प्रिंग दिख ही नहीं रहा है, नो स्प्रिंग, तो डू नॉट राइट कौन सा वाला टर्म, हाफ की एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से अगर तुम्हें कोई रोटेशनल मोशन नहीं दिख रहा है, नो रोटेशनल मोशन, तो डू नॉट राइट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया? तो केवल जो तुम्हें पॉसिबल टर्म्स लिख रहे हैं वही तुम्हें लिखना है। यहाँ पे आर एम का मतलब रिलेटिव मोशन है, और डी एन डब्ल्यू का मतलब है डू नॉट राइट। ठीक, दूसरी बात, अब ये बताओ कि प्लस माइनस mgh के लिए कहीं पे h को जीरो लेना पड़ता है ना? कहीं ना कहीं h को जीरो लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है? बता जो है, कहीं ना कहीं पे h को जीरो लेना पड़ता है। ठीक, तो h को जीरो तुम जो लेना वो मीन पोजीशन में ले लेना, उससे कैलकुलेशन थोड़ा बच जाती है बेटा जो है। फर्क कोई नहीं पड़ता, तुम कहीं भी ले सकते हो। उज्जवल समझ में आ रहा है? प्लस माइनस mgh में h को जीरो कहाँ पे लेना, मीन पोजीशन में लेना, वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तीसरी बात, ये बताओ कहीं पे m इंटू dv/dt आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको f लिख दोगे। कहीं पे dx/dt आ रहा है तो इसको v लिख दोगे, मतलब कहने वाली कोई बात ही नहीं है। इसी टाइप से कहीं पे i इंटू डी ओमेगा/dt कहीं पे आ रहा है मान लो, तो इसको टॉर्क लिख दोगे। और d थीटा/dt आ रहा है तो इसको ओमेगा लिख दोगे, एक्सेट्रा। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गई बात गोपी? ठीक, तो इतने पॉइंट्स का हम लोग ध्यान रखेंगे बस हो गया जो है। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें दोनों मेथड समझ में आ जाएंगे।
उज्जवल कर लिया नोट? यस सर। आप सुन, आज मेरे को शादी में जाना है, टिंगा लाला लक्का लक्का करने। अरे उज्जवल, वेद सर का है क्या? मैथ्स वाले वेद सर की है ना मैरिज? पापा जा रहे हैं तुम्हारे, नहीं जा रहे? अच्छा, वेट सर की। वेद सर की जो मैथ्स वाले वेद सर है ना, उनकी मैरिज है ना आज। अच्छा। हाँ, चलो खैर, एग्जाम्पल्स ना। सबसे पहले मैं वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कह रहा हूँ, तो आज मैं जल्दी छोड़ दूंगा क्लास, इसको खत्म कर लेते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसका निकाल रहा हूँ। हॉरिजेंटल इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो इजी होगा। जब वर्टिकल कर लिया तो फिर हॉरिजेंटल तो इजी हो जाएगा ना। देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये तो नी नेचुरल लेंथ हो गई। अब ये एक्स नॉट पे मीन पोजीशन आ गई, क्यों? ये हो गई ना, मीन पोजीशन ये आ गई। ठीक। और ये वहां पे है जहां पे के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, एम जी के इक्वल है। अब मैंने तुमसे ये नहीं कहा था इसको एक्स डिस्प्लेस करना? बता। अब यहां पे मुझे नेट फोर्स निकालना है, क्यों? ये बता, ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है या नहीं है? बताओ उज्जवल, ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है कि नहीं है? बता जो है। ये तो था कि यस सर। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में मुझे नेट फोर्स निकालना है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें एक तो ऊपर को स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना? कि एक्स प्लस एक्स नॉट, क्यों? और नीचे को mg लगेगा। लेकिन तुम्हें लग रहा है कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, जरा बता जो है। इसमें से कौन सा वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, बता जो है। ऑब्वियस सी बात है, के एक्स प्लस एक्स नॉट बड़ा होना चाहिए। तो तुम्हें लग रहा है कि नेट फोर्स ऊपर को आएगा, बताओ। ये बताओ, इस पर नेट फोर्स ऊपर को आएगा ना। अब आप देखो, डिस्प्लेस तो मैंने नीचे किया था और नेट फोर्स ऊपर आ रहा है, मतलब रिस्टोरिंग नेचर का है, तो मैं माइनस अपनी तरफ से लगा दूंगा। तो इसका मतलब ये बताओ, F इक्वल टू माइनस मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, तो ये के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी हो गया। बता गोपी। एफ की वैल्यू माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी हो गई। अब लेकिन के एक्स नॉट की वैल्यू एम जी के इक्वल है, तो यहां से मैंने के एक्स नॉट और एम जी को कैंसिल कर दिया। तो बस हो गया, ये माइनस के एक्स हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है। हो गया, प्रूफ हो गया, एस एच एम प्रूफ हो गया, क्यों? एस एच एम प्रूफ। और उसके बाद इसका टाइम पीरियड फिर कितना हो जाएगा, तो 2 पाई रूट m/k हो जाएगा, बस हो गया। मीका समझ में आया बेटा? ये बता जो है कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन में मैंने नेट फोर्स फाइंड किया तो वो माइनस के एक्स आ गया, बस हो गया, एस एच एम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट m/k आ गया। अब मैं इसको एनर्जी मेथड से करता हूँ, कलर चेंज करके। देखो, इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में मुझे ई के जनरल एक्सप्रेशंस लिखने, बताओ कौन कौन से एक्सप्रेशन इसमें आएंगे, बताओ जो है। mgh आएगा या नहीं आएगा, बताओ। mgh आएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, बताओ। हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? आएगा, स्प्रिंग है। और हाफ एम वी स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो होगी इसमें जो है। और यस हाफ सर। आई ओमेगा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बता जो है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा। नो ठीक। सर। mgh के लिए मैंने तेरे से कहा था कि h को जीरो कहां पे लेना है, सर मीन पोजीशन।
तो यहां पे मैं एच को 0 ले रहा हूं, ठीक है। इस जगह पे मैं एच को 0 कर दे रहा हूं, तो अब एनर्जी देख, जनरल एक्सप्रेशन कितने आ गए, एक तो आ गया हाफ mv², एक आ गया माइनस mgh, और एक आ गया प्लस हाफ के एक्स प्लस x0, इसका स्क्वायर है। बता ये क्लियर है कि नहीं? भाई इसमें जो स्प्रिंग वाली एनर्जी होगी वो तो हाफ के एक्स प्लस x0 का स्क्वायर होगी ना। स्प्रिंग वाली एनर्जी कितनी होगी बता? स्प्रिंग वाली एनर्जी तो हाफ के एक्स प्लस x0 होगी ना। वो तो नेचुरल लेंथ से देखा जाता है ना बेटा, जो है कि वो कितना खींचा है या कितना इलोंगेटेड है। अगर मेरे को एनर्जी निकालनी है तो ये होगी ना बेटा, जो है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको dE/dt कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। dE/dt कर रहा हूँ, तो देख हाफ m तो कांस्टेंट आ गया। अब v² का डिफरेंशिएशन 2v/dv/dt आ गया, क्यों? ये हो गया माइनस mg, ये तो कांस्टेंट आ गया, और ये हो गया dx/dt प्लस हाफ के तो कांस्टेंट आ गया। अब इसमें थोड़ा चेन रूल लगाऊंगा, ठीक है। चेन रूल लगाऊंगा, तो ये हो गया 2x प्लस x0, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1, x0 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है x0 बेटा, और ये साथ में dx/dt आ गया। बता ये समझ में आया, डिफरेंशिएशन नहीं आया? डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाफ के तो कांस्टेंट हो गया, फिर मैंने चेन रूल लगाई, तो 2x प्लस x0 आ गया। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 और x0 का 0, बिकॉज x0 की वैल्यू तो फिक्स है ना, ये कह लो x0 की वैल्यू तो फिक्स है, और dx/dt कर दिया, और इस पूरे को मैंने 0 कर दिया। देख मैंने कहा था ना dE/dt को तुम्हें 0 करना है। अब देख तू इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ इसके बाद। 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं पहले, इधर 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं। अब देख राइट साइड में 0 है, तो लेफ्ट साइड में वेलोसिटी कॉमन आ रही है। देख ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, और ये भी वेलोसिटी है। बता इसको कैंसिल कर दूं? ये बता राइट साइड में 0 है, तो लेफ्ट साइड में वेलोसिटी अगर कॉमन आ रही है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं उज्जवल? बता यस सर। लेफ्ट साइड में वेलोसिटी अगर कॉमन आ रही है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं ना बेटा, ये हो गया। अब ये बता m/dv/dt को क्या लिख सकता हूं मैं? m/dv/dt को क्या लिख सकता हूं? f। एफ। तो ये आ गया f, और सुन माइनस mg और k(x0) ये कैंसिल हो गए। देख माइनस mg और k(x0) कैंसिल हो गए, तो यस केवल सर। kx रह गया, बस हो गया f प्लस kx इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से भी जरा देखना f की वैल्यू माइनस kx आ गई कि नहीं आ गई? ये हो गया। क्लियर हो गया? बता इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन में एनर्जी में 3 टर्म्स आएंगे। अच्छा मैंने पोटेंशियल एनर्जी को माइनस mgx क्यों लिया है? पोटेंशियल एनर्जी को माइनस mgx क्यों लिया है बता, जो है बिकॉज h इक्वल टू 0 यहाँ पे था ना, और तुम यस इससे सर। नीचे हो बेटा, जो है ना इससे नीचे हो, इसलिए तुमने माइनस mgx लिखा बस। ठीक। अब एक मैं पेंडुलम वाला और करवा देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लिया? पहले देख लो, इसको नोट कर लिया। यस सर। अब चलते हैं पेंडुलम। इसको भी दोनों मेथड से करवा दूंगा, हाँ? लेकिन इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, जो बॉब होता है ना उसको एज ए पार्टिकल ट्रीट किया जाता है ना, ध्यान रखना।
और तुम्हें याद है कभी मैंने बहुत पहले बताया था तुम्हें कि अगर कोई पार्टिकल है और वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है मान लो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में, हाँ, या तो तुम सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे, या फिर सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख देना बस हो गया। दोनों नहीं लिखते, ये बताया होगा मेरे ख्याल से कभी, तुम्हें याद होगा मैंने कि अगर बॉब को हम एज ए पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं और वो तुम्हें दिख ही रहा होगा ना, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, ये बता जो है, ये बताइए सर्कुलर मोशन का एक पार्ट नहीं है बता, क्यों जब, ये बताइए सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है कि नहीं, ये बता जो है। यस सर। तो इसमें मैंने तुझसे कहा था कि पार्टिकल में या तो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं या फिर रोटेशनल लिखते हैं, दोनों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल है जो है। ठीक, दोनों नहीं लिखते, दोनों की वैल्यू एक ही आती है एक्चुअल में जो है। तो सुन, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये पहले ही हम कर चुके हैं डिसाइड। अब मैंने इसको थीटा डिस्प्लेस किया, ठीक है। ये पॉइंट ओ है। तो एक बात बता, इस पे दो फोर्स लगेंगे ना, एक तो mg और एक टेंशन। ठीक, अब ये बता कि अबाउट ओ, टॉर्क ऑफ टेंशन, ये तो जीरो होगा ना, बता। ओके अबाउट यस टॉर्क ऑफ सर। टेंशन जीरो होगा। इसका मतलब टॉर्क केवल किसका आएगा बता जो है, एम जी। ओनली ऑफ mg। और तेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ये रिस्टोरिंग होगा बता, वापस लाएगा ना इसको। यस सर। तो इसको अगर मैं अपनी तरफ से माइनस लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो निगेटिव सर। साइन अपनी तरफ से लगा दूं ना बेटा जो है। तो इसका मतलब टॉर्क कितना हो गया बता जो है, माइनस किया mg इंटू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी देख। सर आर। हाँ ये होगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यों, आर परपेंडिकुलर ये होगी, और ये थीटा है, ये एल है। तो आर परपेंडिकुलर तेरे को देखा है, एल साइन थीटा होगी बता। यस सर। एल साइन थीटा हो गई, क्यों। लेकिन ये बता छोटे एंगल्स के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा बता। छोटे एंगल के लिए नहीं, साइन थीटा थीटा हो जाता है बेटा जो है। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, थीटा हो जाता है ना, उसको जीरो कर देगा फिर तो सभी चीज जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब टॉर्क कितना हो गया बता जो है, टॉर्क हो गया माइनस एम जी एल इंटू थीटा हो गया, क्यों, समझ में आ गया बता जो है, माइनस एम जी एल इंटू थीटा। और जरा देखना टॉर्क की वैल्यू माइनस के थीटा टाइप की होगी कि नहीं होगी बता जो है, बता। यस सर। के जो कि एम जी एल के इक्वल होगा बेटा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब एस एच एम तो प्रूफ हो ही गया ना, क्यों, एस एच एम प्रूफ हो गया। अब जरा बता लास्ट में टाइम पीरियड कितना होता है, मैंने तुझे कहा था इस केस में 2 पाई अपॉन रूट आई अपॉन के, क्यों। अब ये बता कि मैंने बॉब को एज ए पार्टिकल ट्रीट करने के लिए बोला था, तो इस पार्टिकल का इसके अबाउट, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर नहीं होगा बता जो है, हाँ। तो ये हो गया 2 पाई रूट एम एल स्क्वायर, और के की वैल्यू आ रही है एम जी एल, क्यों। तो जरा देखना ये 2 पाई रूट एल बाई जी आ गया, बस हो गया।
मी का बता, इसमें कोई डाउट है कि मैंने उसको थीटा डिस्प्लेस किया तो जो mg का टॉर्क था वो इधर को आया बेटा, जो है तेरे को खुद ही लग रहा होगा mg का टॉर्क इधर को आया। इसका मतलब वो रिस्टोरिंग नेचर है। क्यों रिस्टोरिंग नेचर है? तो वो फाइनली मैंने प्रूव कर दिया कि माइनस के थीटा टाइप का। उज्जवल कोई डाउट? नो सर। अब एनर्जी मेथड कर लेते हैं, बस हो गया। देख, मीन पोजीशन में मैंने h को 0 ले लिया है यहाँ पे, और हम ये सर्कुलर मोशन में कई बार पढ़ चुके हैं कि ये जो h होता है वो l माइनस एल कॉस थीटा होता है। क्यों नहीं है? सर्कुलर मोशन में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ये जो h आता है वो l माइनस एल कॉस थीटा आता है। तो जरा देखना डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन ई कौन कौन सा आएगा, ध्यान रखना बेटा जो है। एक तो प्लस mgh होगा, प्लस सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूं, बता। भाई इसमें हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों तो नहीं आएंगे ना, मैंने तुम्हें अभी बताया कि दोनों तो नहीं आएंगे, मैंने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। और हाफ की एक्स स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? हाफ की एक्स स्क्वायर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बताओ यही दो टर्म्स आएंगे कि नहीं आएंगे, उज्जवल बता। यस सर। भाई हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों नहीं लिखेगा ना, एक ही लिखेगा। और सर एक हाफ की एक्स स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो केवल दो टर्म आ गए। तो ये आ गया एम जी, और ये हो गया एल माइनस एल साइन थीटा, क्यों सॉरी कॉस थीटा, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्यों? ठीक है। अच्छा वैसे इसमें बाय द वे बताऊं, केवल ये थीटा और ओमेगा वेरिएबल है, ध्यान रखना बेटा जो है। नहीं है, अगर तू देखेगा तो वेरिएबल क्या है जो है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना तुम्हें, वेरिएबल क्या है बेटा जो है। वेरिएबल एक तो थीटा है और एक ओमेगा है। क्यों? अलग अलग थीटा पे ओमेगा की वैल्यू अलग अलग आएगी ना गोपी, ये बता, अलग अलग थीटा पे ओमेगा की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी बेटा, बता जो है। ठीक, अब मैं डी ई बाई डी टी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। डी ई बाई डी टी इक्वल टू एम जी तो हो गया कांस्टेंट। अब सुन, एल का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एल कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, लेकिन साथ में डी थीटा अपॉन डी टी भी लिखना पड़ेगा बेटा, प्लस हाफ आई तो आ गया कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा, लेकिन डी ओमेगा बाई डी टी भी होगा, और इसको लिख दिया 0। बता डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम? क्लियर सर। बता डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नहीं। सर। अब सिंपल है, देख, 2 और 2 कैंसिल। अब राइट साइड में 0 है, तो अगर मुझे कहीं पे ओमेगा दिख रहा है कॉमन, तो मैं उसको कैंसिल कर दूं। राइट साइड में 0 है, तो अगर लेफ्ट साइड में ओमेगा कॉमन आ रहा है तो उसको कैंसिल कर सकता हूं मैं। तो देखो ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है, ये कैंसिल हो गया। अब जरा देखना, छोटे एंगल के लिए मैंने बोला था साइन थीटा किसके इक्वल होगा, छोटे एंगल के लिए साइन थीटा किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, थीटा होगा। तो जरा देखो ये क्या रह गया, एम जी एल थीटा, और आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी किसके इक्वल होता है, जरा अभी दिखा था कुछ देर पहले मैंने, बताओ। भाई ये वाली क्वांटिटी अल्फा बनी ना बेटा, ये बता, ये बनी अल्फा। क्यों? और आई अल्फा कितना हो जाता है, टॉर्क। तो टॉर्क। प्लस टॉर्क इक्वल टू 0 आ गया। और जरा देखना वही इक्वेशन पहुंच गया हम लोग, टॉर्क इक्वल टू माइनस एम जी एल
इंटू थीटा आ गया, बस हो गया। तो वही माइनस के थीटा टाइप का आ गया कि नहीं आ गया? तो ये SHM प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गई? टाइम पीरियड निकालने की मेथड समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोनों यस मेथड मैंने बता दी, फोर्स और टॉर्क मेथड, ये कहते थे। अच्छा, दो छोटी छोटी बातें याद रखना। एक तो पेंडुलम में ना, हाँ अभी वही बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ, तूने कोई ढूंढा नहीं वहां पे जो है, ठीक है। सबसे पहली बात, पेंडुलम में ये जो ऑसिलेशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक तभी होते हैं जब थीटा क्या होगा बेटा जो है, छोटा होगा। हाँ ध्यान रखना, पॉइंट समझ में आ रहा है? बताओ जो है कि पेंडुलम के जो ऑसिलेशंस हैं वो SHM केवल कब आ रहे हैं जरा बताओ? जब थीटा क्या है, स्मॉल है। अब वो स्मॉल का मतलब सिंगल डिजिट मान लो, बस हो गया, ऐसा कुछ वो नहीं है, वो स्मॉल कह देते हैं, बस तेरे को ज्यादा चिंता नहीं करनी को भी, ठीक है। तो जब थीटा छोटा होता है ना, सिंगल डिजिट मान ले, बस हो गया, 1 से 9 डिग्री तक ऐसे मान ले, ठीक। बस क्वेश्चन में थीटा स्मॉल दिया हुआ और कुछ नहीं है जो है, तो केवल तभी SHM होगा। और एक जो कल उज्जवल ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, उसका ये ना कि जैसे कोई पार्टिकल मान ले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, देख, जैसे अगर मान ले कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पर सेंट्रीपीटल फोर्स तो लगा होता है, लेकिन इसका वर्क डन 0 आता है, ये मैंने बताया था, तुम्हें याद होगा कि इस पे फोर्स की वैल्यू तो 0 नहीं है, लेकिन इसमें वर्क डन क्या होता है बताओ जो है, 0 होता है जो है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका एक एग्जाम्पल होता है जो है। और कई बार अगर मान लो मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोला हुआ है और उसमें एक पार्टिकल भी है मान लीजिए, तो वो भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही हो गया उज्जवल। कहीं ऐसा मत सोचना तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का और एक पार्टिकल कह रहा हूं, तो वो भी फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही होगा जो है। तो यस इसमें सर। बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स 0 नहीं होता है, लेकिन वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। बाकी चलो फिर कल करते हैं अगले उस पर। अब मेरे ख्याल से इसमें थ्योरी में केवल एक ही पॉइंट रह गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से स्टार्ट होंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लेकिन इसमें काफी है SHM में, ठीक। ओके सर। नहीं वो डैम्ड वो ना उसमें आएगा बेटा जो है, फ्रिंज टॉपिक्स में होगा, देखना तो मैंने लिखा होगा, डैम्ड अगर होगा तो फ्रिंज टॉपिक्स में लास्ट में होगा बस। ओके, बाय, थैंक यू ओके एंड सर। बाय।